हेलो एवरीवन, खमागणी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सुजागा। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और रियल सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस लेकर। नीलावती ग्रंथ का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, लेकिन नीलावती की कहानियां शायद आपने ना सुनी होगी। और बड़ी मुश्किल से रिसर्च करके ढूंढ ढांड के हम आपके लिए लेकर आए हैं नीलावती ग्रंथ की एक बड़ी ही खतरनाक कहानी। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा कहानी में आगे बढ़ते हैं। ये कहानी रमा के गांव की है। रमा और उसका कजिन ब्रदर जिस गांव में रहते हैं, वहां पर आज भी वन देवी की पूजा की जाती है। वहां के आदिवासी कबीलों में आज भी यक्षिणियों और बेतालों की पूजा होती है, जिन्हें वो लोग वन देवी के गण मानते हैं। अब रमा के गांव में हर साल एक बार पूरा गांव और कबीले के लोग जाकर वन देवी की पूजा करते थे, और हर 5 साल में एक बार राक्षसी देवी की पूजा होती थी। लेकिन इस बार पूजा में देवी माँ ने बलि स्वीकार नहीं की। ना तो सात्विक बलि और ना ही तामसिक, दोनों ही चीजें नहीं कटी। अब जब बलि स्वीकार नहीं हुई तो सभी लोगों को इस समझ में आ गया कि गांव में कुछ गलत होने वाला है। ये जानने के लिए कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है, सबके सब कबीले के पुराने सरदार के पास इसका इलाज पूछने जाते हैं। ये वही कबीला है जिससे गांव बाहर निकला था, और इस कबीले का जो सरदार है उसको बहुत नॉलेज थी, सभी उसको बहुत माना करते थे। तो पूरा गांव कबीले के सरदार के पास पहुंचता है और उनसे पूछता है कि आखिर वन देवी ने बलि स्वीकार क्यों नहीं की। तो उन बाबा ने जवाब दिया कि मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं गांव और कबीले पर कौन सी विपदा आने वाली है। बाबा का ये जवाब सुनकर सभी गांव वाले निराश होकर वापस लौट आते हैं कि अगर सरदार को भी नहीं पता तो फिर किसको पता होगा। अब रमा जो थी, उसका एक कजिन था जो कि गांव में रहता था, जिसकी उम्र करीबन 13-14 साल थी, और उसका नाम था अमित। अमित का नेचर थोड़ा डिटेक्टिव टाइप का था। वो चीजों को बहुत डीप तक इन्वेस्टिगेट किया करता था, और उसके मन में ये बहुत तीव्र इच्छा थी कि ये पता लगाए कि आखिर क्या राज है और ऐसी कौन सी विपदा है जो गांव पर आने वाली है। सिम्टम्स दिखना शुरू हो गए थे। गांव में एक बीमारी फैल रही थी, जिससे गांव के लोग बीमार होना शुरू हो गए थे। कई दिनों तक बुखार रहता था और वो उतरता नहीं था। इसलिए वो रमा के पास जाता है और उससे कुछ बातें पूछता है, क्योंकि रमा देवी की बहुत पूजा करती थी। लेकिन रमा उसे ज्यादा कुछ नहीं बताती है, बस उसे कहती है कि वन देवी का तो तुझे पता ही है कि क्या हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शायद ये कहानी राक्षसी देवी से जुड़ी हो सकती है, क्योंकि हमने अभी तक उनकी पूजा नहीं की है। तो रमा की बात सुनकर अमित बोलता है कि उनकी पूजा का तो अभी समय ही नहीं आया है, उनकी पूजा तो 5 साल में एक बार होती है। उसकी बात सुनकर रमा कुछ देर तक शांत रहती है और फिर कहती है पता नहीं क्या होने वाला है, और उसके बाद वो बिल्कुल शांत हो जाती है। इसके बाद अमित वहां से निकल जाता है, लेकिन उसके मन में एक चीज आ गई थी कि राक्षसी देवी के पास इस चीज का जवाब या फिर कोई ना कोई हल हो सकता है। उसने सोचा कि अगर वो राक्षसी देवी को खुश करके गांव पर आने वाली विपदा को टाल दे तो पूरे गांव में उसकी धाक हो जाएगी और उसका एक अलग रुतबा हो जाएगा। उसने सुना था कि राक्षसी देवी जो है वो वन देवी की बिल्कुल उल्टी है, और उसे गांव में मौत की देवी भी कहा जाता है। उनकी पूजा में बलि देनी पड़ती है और वो बहुत जल्दी जवाब देती है। तो अमित ने अपने एक दोस्त राजू को मनाया, और राजू को अपने प्लान में शामिल करके वो निकल पड़ता है गांव का हीरो बनने। गांव से आगे जंगल से होता हुआ वो पहुंचता है वहां जहां पे एक तालाब के नीचे राक्षसी देवी की पूजा होती थी 5 साल में एक बार, जिसे उसने भी होते हुए देखा था। उस गांव में आज भी ये मान्यता है कि रात के समय देवी उस तालाब से बाहर आती है और एक जानवर को अपना शिकार बनाती है, और इसीलिए वो दोनों बाजार से एक मुर्गा खरीदकर वहां पर पहुंचे थे। वहां पहुंचकर उन्होंने वो मुर्गा देवी मां को अर्पित करते हुए ये बोलकर छोड़ दिया कि देवी आप सामने आकर बता दीजिए कि क्या बात है, गांव में क्यों ऐसी अजीब बीमारी चल रही है और गांव पर कौन सी विपदा आने वाली है। इतना कहने के बाद उन्होंने उस मुर्गे को वहीं पर छोड़ दिया, ये सोचकर कि देवी अपने आप ही इसकी बलि स्वीकार कर लेंगी।
खैर उनकी इस बात का देवी राक्षसी देवी ने कोई जवाब नहीं दिया और पानी के नीचे जो उनकी मूर्ति थी, वो बिल्कुल वैसी की वैसी स्टिल खड़ी हुई थी। उन्हें लगा कि उन्हें कुछ देर इंतजार करना चाहिए, लेकिन बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो वो दोनों हार मान के घर जाने के लिए पीछे मुड़े और जैसे ही वो पीछे मुड़े, एकदम से पत्तों की सरसराहट हुई। उन्होंने पीछे घूम के देखा तो वही मुर्गा जो वो लेकर आए थे, वो झाड़ियों में से निकल के बाहर आया। उन्हें लगा कि देवी ने उन्हें बच्चा समझ के इग्नोर कर दिया है और मुर्गे की बलि भी नहीं ली है। ये मानकर ये दोनों दोस्त वापस जाने लगे, लेकिन तभी उन्हें अपने पीछे से छन छन की आवाज सुनाई दी। उस आवाज को सुनकर ये दोनों दोस्त डर गए और जैसे ही वो वहां से भागने की कोशिश करने लगे, वैसे ही जैसे उन्होंने भागे 2 कदम बढ़ाए, वो मुर्गा एकदम से अमित के पैरों के नीचे आके मर गया। अब जैसे ही वो मुर्गा उसके पैरों के नीचे आके मरा, ये दोनों दोस्त और बुरी तरह से घबरा गए और अपनी जान बचा के वहां से सर पर दौड़ लगा दी। नंगे पैर भाग रहे थे दोनों और उसकी वजह से उनके दोनों के पैर खून से लथपथ हो चुके थे। अमित को कुछ भी नहीं सूझता है और वहां से वो सीधा अपनी बहन रमा के घर पहुंच जाता है। आधी रात का वक्त हो चुका था। अमित खिड़की से अपनी बहन रमा को धीरे से आवाज देता है। उस आवाज को सुनकर रमा जब खिड़की पर आती है तो राजू और अमित को खड़ा देखकर रमा घबरा जाती है। इतनी रात को ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? लेकिन फिर ध्यान से देखती है और उनसे पूछती है कि तुम इतनी रात को यहाँ पर क्यों आए हो? तो अमित अपने पैर ऊपर उठाकर उसको खून से सने हुए अपने पैर दिखाता है। उसके पैर को खून में सना हुआ देखकर रमा जल्दी से बाहर आती है और वो उन दोनों को देखती है और पूछती कि ये क्या हो गया? अमित बोलता है कि बस अभी तुम सवाल मत पूछो, लग गई है, चोट लग गई। दोनों को एक साथ चोट लग गई है। फिर वो राजू की तरफ देखते हुए एक बड़े अजीब सा सवाल पूछती है उससे, तुम राजू ही हो ना? जब रमा उससे सवाल पूछती है तो अमित को बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि रमा राजू को बचपन से ही पहचानती थी। राजू आज पहली बार उसके सामने नहीं आया। अमित कहता है कि तुम तो इसे जानती हो दीदी, फिर ये क्यों पूछ रही हो? तो रमा ने कहा, हाँ पता नहीं, बस मन में आया और मैंने इसे सवाल कर लिया। खैर तुम छोड़ो, तुम दोनों को खून बह रहा है, तुम लोग अंदर आओ। वो उनको अंदर बुलाती है, पानी पिलाती है और उनको उसी कमरे में, उसी का जो खुद का कमरा था उसमें सोने को बोल देती है और खुद जो है वो दूसरे कमरे में चली जाती है। लेकिन जाने से पहले वो कहती है कि सुनो, अभी किसी को पता नहीं है कि तुम लोग घर पर आए हो, इसलिए सुबह भोर होने से पहले यहाँ से निकल जाना, वरना कोई ये सोचेगा कि रात को तुम यहाँ पर आए मुझ पर बेमतलब में। है तो तू मेरा भाई ही, लेकिन किसी का कोई भरोसा नहीं है। वो बोलता है कि हाँ दीदी तुम चिंता मत करो। और इसी चक्कर में सुबह जल्दी आकर रोशनी होने से पहले रमा अमित और राजू दोनों को जगा देती है कि तुम लोग यहाँ से जाओ। अब अमित जो था वो उठ गया, रमा उसको बोलकर चली गई। अब जब रमा वापस आई तो उसने देखा कि अमित तो चला गया है, लेकिन राजू अभी भी घर के अंदर लेटा हुआ है। लाख कोशिशों के बाद भी वो नहीं उठता है और वहीं सोता रहता है। रमा भी थक हार कर वहां से चली जाती है कि चल ठीक है, इसका तो कुछ भी नाम लगा देंगे, मेरा भाई तो चला गया ना। और वो वापस जाके अपना सो जाती है। अब सुबह होते ही रमा के ससुराल वाले, बाकी सब लोग उठते हैं और उठकर जब वो कमरे में खून पड़ा हुआ देखते हैं तो सबके सब लोग हैरान रह जाते हैं कि बाहर वाले कमरे में इतना खून कहां से आ गया। वहां कोई होता भी नहीं है। रमा जिस राजू को सोता हुआ छोड़कर गई थी वो भी अब वहां पर नहीं था। अब वो खून देखकर सबको ये लगता है कि ये भी कोई ना कोई अपशकुन ही है और वाकई में गांव पे कोई संकट आने वाला है। उधर रमा को सब कुछ पता था, पर वो किसी से कुछ भी नहीं बोलती है, क्योंकि अगर बोलती तो उसके लिए भी प्रॉब्लम हो सकती थी। शाम को रमा अमित से मिलती है और उससे बोलती है कि भाई ये राजू कल तेरे साथ सोया था, तू तो चला गया लेकिन ये उठा ही नहीं, और सुबह जब मैं नहा के आई तो ये वहां पर नहीं था। आखिर चक्कर क्या है? रमा की ये बात सुनकर अमित ने जो बात रमा को बताई, उससे रमा का दिमाग चकरा गया। वो बोला, कैसी बात कर रही हो दीदी? राजू को तो मैं सुबह अपने साथ लेकर गया था, मैं उसको तेरे घर पे अकेला कैसे छोड़ सकता हूं? इतना मेरे को तूने पागल समझा है कि तेरे ससुराल में मैं अपने दोस्त को अकेला छोड़कर जाऊंगा? ये तो मेरे ऊपर भी कलंक होगा दीदी, राजू तो मेरे साथ आया था। अमित की बात सुनकर रमा थोड़ा सा सकपक आ गई, कैसे कैसे हो सकता है?
अमित के जाने के बाद उसने खुद राजू को उस कमरे में सोते हुए देखा था। उसे बहुत बार उठाने की कोशिश की लेकिन वो उठा नहीं था। खैर, रमा को लगा कि शायद ये उसका वहम होगा और उसने अमित से इस बात पर आगे कोई डिस्कशन नहीं किया। अब राक्षस देवी से तो कोई जवाब मिला नहीं, तो एक दो दिन के बाद अमित को फिर से चुल उठती है कि यार राक्षस देवी से कोई जवाब नहीं मिला, क्यों ना वन देवी के मंदिर चला जाए। और वो राजू को लेकर वापस से वन देवी के मंदिर की तरफ निकल पड़ा। लेकिन वन देवी के मंदिर जाने की जगह पता नहीं कैसे उनके पैर उल्टे रास्ते चले जा रहे थे और वो लोग घूमते घूमते पहुंच गए राक्षस देवी के मंदिर पर। वो दोनों दोस्त बड़े ही आराम से वहां पर घूमने लगे और इस बार उनके पास कोई मुर्गा उर्गा नहीं था। लेकिन आज जब वे वहां उस मंदिर के तालाब के पास घूम रहे थे तो उन्हें पेड़ पर से किसी रोते हुए उल्लू की आवाजें आ रही थी। आज उन्होंने पिछले दिन की तरह राक्षस देवी को कोई आवाज नहीं दी और बस ये तालाब के आसपास यूं ही भटक रहे थे। किस्मत की बात है उस दिन पूर्ण चंद्र ग्रहण यानी ब्लड मून का डे था, जिस दिन चंद्रमा का रंग बिल्कुल स्याह लाल हो जाता है। तंत्र की दुनिया में ये वो मुहूर्त होता है जब सिर्फ 2-3 मिनट के लिए जो चांद है वो बिल्कुल खून की तरह लाल हो जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि तभी यक्षिणी लोक से यक्षिणियां उतरकर धरती पर रहने वाले साधक को मनचाहा वरदान देती है और उन्हें दिख भी जाती है। आज की रात वही रात थी, लेकिन इन्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। दोनों दोस्त बस उस चांद को देख रहे थे, लाल रंग का चांद जिन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। चांद को घूरते घूरते एकदम से उनके कानों में पायल की एक मीठी झनकार आती है और झनकार आते ही उनके पास से हवा का एक झोंका निकलता है, जिसको एकदम से सट से आपके आसपास निकल कर गया हो। वो घूम के आसपास देखते हैं तो वहां पर कुछ भी नहीं होता है। दोनों दोस्त एक बार उठे, चारों तरफ देखा, फिर अमित की नजर वापस से उस चांद के ऊपर पड़ी और अब उसे कुछ ध्यान नहीं था, मतलब राजू है नहीं है उसने ध्यान ही नहीं दिया। वो गया, तालाब के पास बैठ गया और वापस से उस चांद को निहारने लगा। उस चांद को निहारने में उसे इतना आनंद आ रहा था कि वो सब कुछ भूल गया। और तभी उसकी नजर पास ही में पानी पी रही एक नीलगाय पर पड़ती है। वो उसके बिल्कुल पास में ही थी और इससे पहले कि अमित कुछ और समझ पाता, उस नीलगाय ने उसे जोर से सींग मारा और वो उछलकर एक पेड़ से टकराया। पेड़ से उसका सिर टकराया था, जिसकी वजह से उसके सिर और नाक में से खून बहने लगा और थोड़ी ही देर में वो वहीं पर बेहोश हो गया। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि अमित जब सुबह उठता है तो खुद को उसी जगह पर पाता है जिस कमरे में वो सोता था। जब वो उठा तो चारों तरफ देखा, उसे कुछ समझ में नहीं आया कि वो यहां पर कैसे आया। लेकिन उठते ही उसे बहुत तेज भूख लग रही थी। वो उठते ही अपनी माँ से बोलता है कि माँ, मुझे कुछ खाने को दो, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। माँ उसे बोलती है कि एक तो तू इतनी देर से उठा है और बिना नहाए खाना मांग रहा है। तो बोलता है माँ, पता नहीं, शायद कल बहुत ज्यादा खेल लिया और रात को खाना ठीक से नहीं खाया, इसलिए बहुत तेज भूख लग रही है। तो उसकी माँ बोलती है कोई बात नहीं, तुम फटाफट से नहा के आओ, मैं तुम्हारे लिए दाल भात तैयार कर देती हूँ। वो आता है, नहा धोकर आकर चटाई पर नीचे बैठता है। उसकी माँ उसे थाली भर के दाल चावल परोसती है, दाल भात, और फटाफट से वो खा जाता है। फिर और मांगता है। 2-3 किलो दाल भात वो अकेला खा जाता है और उसके बाद बाहर खेलने चला जाता है। उसकी माँ देखती है कि इतना कैसे खा लिया। फिर वो सोचती है कि शायद बढ़ती उम्र की वजह से बच्चा खाना खा रहा है, ऐसा होता है। इधर धीरे धीरे गांव में वो बीमारी जो थी वो अपने पैर पसारती जा रही थी और गांव वाले उसकी चपेट में आते जा रहे थे। अमित की माँ अपने मायके जाने की तैयारी कर लेती है, अमित को भी अपने साथ लेती है और अमित के पिताजी से भी कहती है कि आप भी हमारे साथ चलिए, कुछ दिन हमारी माँ के घर पे रह लेंगे, जब बीमारी ठीक हो जाएगी तो हम लोग वापस से गांव आ जाएंगे। लेकिन उसके पापा मना कर देते हैं और वो कहते हैं कि ऐसे संकट के समय पे हम गांव को छोड़कर नहीं जा सकते, तुम भी कुछ ही दिनों में वापस आ जाना। उनकी बात सुनकर अमित की माँ और अमित अपनी नानी के घर पर चले जाते हैं। अभी उस रात के इंसिडेंट के बाद से
अमित के अंदर बहुत सारे चेंजेस आना शुरू हो गए थे। उसकी हाइट 5-7 दिन के अंदर ही अच्छी खासी बढ़ गई थी। चेहरे पर एक अलग ग्लो आ गया था। बॉडी का बिल्ट इम्प्रूव होता जा रहा था। 13-14 साल का वो लड़का 17-18 साल का नौजवान लगने लगा था। और इतना ही नहीं, वो अकेला ही कई लोगों का खाना खा जाता था। सबको महसूस हुआ कि बढ़ती उम्र का असर है, कोई बात नहीं, कुछ बच्चों की ग्रोथ धीरे होती है, कुछ बच्चों की बहुत तेज ग्रोथ होती है। और इस बात पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। उधर गांव से भी पता नहीं कैसे, लेकिन कुछ दिनों के लिए वो बीमारी चली गई थी। और कुछ 2 हफ्ते बाद जब पूर्णिमा की रात आई, उस रात एकदम से अमित ने वापस घर जाने की जिद पकड़ ली। और उस रात वो अपनी माँ को लेकर सीधा अपने घर पहुंच गया। माँ को घर पर छोड़कर वो सीधा पहुंचा उसी जंगल में, जैसे वो जंगल उसे अपनी तरफ खींच रहा हो। जंगल में उस तालाब के पास पहुंचने के बाद आज उसे फिर से वो चांद लाल होता हुआ दिखा, जबकि ये पूनम यानी पूर्णिमा की रात थी। और उसने फिर से उस तालाब पर एक नीलगाय देखी और उस नीलगाय ने फिर से अमित के ऊपर हमला किया। लेकिन अब अमित की बॉडी में ताकत आ चुकी थी। जैसे नीलगाय ने उसके ऊपर हमला किया, उसने उसके सींग पकड़ लिए और सींग पकड़ के उसको रोकने लगा कि अगले ही मोमेंट पर एकदम से वो गायब हो गई, जैसे वहां पर कोई भी नहीं था। अमित देखता ही रह गया कि ये क्या हुआ। उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। उसने ऊपर चांद की तरफ देखा तो चांद भी अब बिल्कुल नॉर्मल सफेद रंग का ही था। थोड़ी देर तक वो आसपास ढूंढता रहा उस नील गाय को, बार बार चांद की तरफ देखता, लेकिन सब कुछ नॉर्मल था। वहां से फिर जब वो लौट रहा था तो रास्ते में एक बड़ी सी काली बिल्ली ने उसका रास्ता काटा। और जैसी बिल्ली उसका रास्ता काट के गुजरी, एकदम से अमित को इंट्यूशन हुआ कि उसके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम या तो हुई है या फिर होने वाली है। और जैसे ही वो घर पहुंचा तो उसे पता चला कि उसकी माँ को वही बीमारी लग चुकी है जो गांव में फैल रही थी, जो पिछले कुछ दिनों से गांव से गायब सी हो गई थी। और वापस से वो बीमारी सीधा उसकी माँ को अपनी चपेट में ले रही है। उसकी माँ का बदन बुरी तरह से तप रहा था। वो वहां से भागता हुआ रात के टाइम पर ही गांव के वैद्य के पास पहुंचा, उनसे दवा ली और वो दवा लाकर उसने अपनी माँ को दी। 2-3 घंटे इंतजार करने के बाद भी उस दवा का कोई असर नहीं हुआ। फिर पता नहीं कैसे, लेकिन उसके दिमाग में एक ख्याल आया अचानक से कि क्यों ना मैं अपनी माँ के लिए अपने हाथों से कुछ बनाऊं, शायद माँ को उससे कुछ अच्छा लगेगा। तो उसने क्या किया, माँ के लिए गुड़ के अंदर रोटी चूरी। उसने रोटी ली, रोटी को आप देखते हो ऐसे चूरते हैं, है ना? और उसमें गुड़ को भी उसने चूरा से दोनों हाथों से मसल के। तो हुआ क्या था, जब वो नील गाय से उसकी लड़ाई हुई थी, जब उसने सींग पकड़े थे, तो उससे क्या उसके हाथ पे खरोंच लग गई थी, कट लग गया था, जिसमें हल्का-हल्का सा ब्लड जमा हुआ था। जब उसने गुड़ और रोटी चूरी तो उसका वो घाव जख्म भी थोड़ा छिल गया और उससे खून निकलकर थोड़ा-सा उस खाने के अंदर मिल गया, जिसके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं था। और जैसे ही उसकी माँ ने वो खाना खाया, उसकी माँ अगले दिन ठीक हो गई। सुबह अमित की माँ बिल्कुल ठीक हो गई, अमित भी बहुत खुश था। और अगली रात फिर से अमित उस तालाब पर जाता है और जाकर इस बार जब वो तालाब के किनारे खड़ा होता है तो तालाब के पानी में उसे अपनी परछाई दिखती है। और जब वो अपनी परछाई को देख रहा था तो उसे अपने कंधों के ऊपर एक रोशनी जगमगाती हुई दिखाई देती है, जिसे देख के वो घबरा जाता है। और वो कुछ और देख पाता, सोच पाता, तभी उसे पानी के अंदर अपनी परछाई के पास में एक नीलगाय खड़ी हुई दिखाई देती है। जितनी देर में अपने गर्दन घुमाता है उतनी देर में नीलगाय उसे जोरदार अपने सिर से टक्कर मारती है। और इस बार जैसे ही अमित को वो नीलगाय मारती है, अमित को अपना पूर्व जन्म याद आ जाता है। उसे याद आ जाता है कि पुराने किसी जन्म में उसने एक यक्षिणी को साधा था और उस यक्षिणी से कुछ वादा किया था। और वो वादा वो अभी तक भी पूरा नहीं कर पाया था। वो तो वादा जो उसने कई सालों पहले प्यार का वादा किया था उस यक्षिणी से। और उस यक्षिणी की वजह से ही उसके शरीर में इतने चेंजेस आ रहे थे। उसका शरीर स्ट्रांग हो गया था, हाइट बढ़ गई थी। वो 13-14 साल का लड़का एक 18-19 साल की लड़की की तरह दिखने लग गया था। वो सब प्रभाव उस यक्षिणी का ही था। और उस यक्षिणी की वजह से ही उसकी माँ की भी जान बच पाई थी, क्योंकि उसके खून में कहीं ना कहीं इतनी ताकत थी जो उसकी माँ को ठीक कर दे। एक्चुअली अनजाने में उस रात जब वो राक्षसी देवी को जागृत करने, उन्हें प्रसन्न करने आया था, उससे अनजाने में वही रिचुअल हो गया जो पिछले कई जन्मों पहले उसने उस यक्षिणी के साथ
शपथ लेते हुए यानी उसे वादा करते हुए किया था। वो मुर्गा जो उसके पैरों के नीचे आकर मरा था, उसको यक्षिणी ने अपनी बलि के लिए स्वीकार कर लिया था। ये सारी बातें उस नीलगाय यानी उस यक्षिणी ने अमित को बताई और तब जाकर अमित को सारी बातें क्लियरली याद आई और वो रात अमित ने उस यक्षिणी के साथ ही गुजारी। उस यक्षिणी ने अमित को बताया कि बार-बार वो नीलगाय के रूप में मैं ही आती थी और उसे टक्कर मारती थी ताकि उसे उसका पुनर्जन्म याद आ जाए और वो उसे पहचान सके कि आखिर अमित उस यक्षिणी का कौन है। लेकिन अभी भी एक राज बचा हुआ था कि रमा को उस दिन जब अमित और उसका दोस्त राजू उसके घर पर गए थे लहूलुहान होकर, तो उसने एक सवाल किया था कि तू राजू ही है ना? उसे ऐसा शक क्यों हुआ कि वो राजू नहीं है? और उसके अलावा अगली सुबह मुझे ऐसा लगा कि राजू मेरे साथ गया है। रमा को ऐसा लगा कि राजू वहीं सोया हुआ है। आखिर उस दिन ऐसा क्यों हुआ था? तो अमित को यक्षिणी ने वो राज भी बताया कि राजू राजू तो उसी दिन मर गया था जब तुम दोनों उस मुर्गे को यहाँ तालाब पर लेकर आए थे। उसकी बात सुनकर अमित को उसकी बात पे विश्वास नहीं हो रहा था। तो उसने अमित से तालाब की तरफ देखने यूं हाथ करके अमित से तालाब की तरफ देखने को कहा, तो तालाब के अंदर उसे राजू की लाश दिखाई दी। ये देखकर अमित शॉक्ड रह गया क्योंकि गांव में तो राजू था। फिर यक्षिणी ने बताया कि गांव में जो राजू है वो राजू नहीं है, वो एक शैतानी ताकत है जो गांव में घुसने का रास्ता ढूंढ रही थी। पहले वो बीमारी के जरिए गांव में आ रहा था, लेकिन तब वन देवी ने बचा लिया था और वो वहां से अचानक गायब हो गया। क्योंकि उसे कोई पक्का रास्ता नहीं मिला, तो उसने जब तुम लोग यहाँ रात को आए तो राजू को मौका देखकर पकड़ लिया और उसके शरीर में प्रवेश कर गया। तो अमित कहता, लेकिन राजू का शरीर तो ये है। बोलते हैं हाँ, लेकिन अब वो राजू के भेष में गांव में रह रहा है और इसीलिए गांव से बीमारी गायब हो गई थी। लेकिन जैसे तुम गांव में आए हो, उसे पता लग गया है कि मैं तुम्हारे साथ हूं और अब उसने गांव के अंदर अपनी बीमारी फैलाना शुरू कर दिया है और इसीलिए सबसे पहले तुम्हारी माँ बीमार हुई और अब वो धीरे धीरे गांव में औरतों को गायब कर देगा और इस गांव को उजाड़ देगा ताकि आगे किसी का भी वंश ना चले और इस गांव में कोई अपनी बेटी का ब्याह ना करे। और इस तरह से उस यक्षिणी ने अमित को उस शैतानी ताकत का पूरा राज बताया। अमित को अब सारी बात समझ आ चुकी थी। उसने गांव पहुंचकर ये तो नहीं बताया किसी को भी कि यक्षिणी उसके साथ है, लेकिन उसने रमा को सारी सच्चाई बता दी कि वो शैतानी आत्मा जिसे हमारे पूर्वजों ने राक्षसी देवी के तालाब में बांधा था, उसे अनजाने में राजू ने खोल दिया है और अब वो बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन अमित की बात सुनकर रमा के मन में सवाल आया कि पहले भी तो बीमारी बढ़ती जा रही थी, तब तो राजू भी जिंदा था। तो वो कहता है कि बीमारी तो थी और वो धीरे धीरे बढ़ भी रही थी, लेकिन वन देवी ने उसको रोक लिया था और बलि को स्वीकार नहीं करना उस आत्मा के आने का संकेत था वन देवी की तरफ से। लेकिन हम में से उस बात को कोई भी समझ नहीं पाया और उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब हमें वापस वन देवी की तरफ जाना चाहिए और दोबारा से उनकी पूजा करनी चाहिए ताकि वो उस शैतानी ताकत को वापस राक्षसी देवी के अंदर रोक ले और वो फिर कभी हमारे गांव की तरफ नजर उठाकर ना देखे। तो फिर से गांव वालों को इकट्ठा किया गया और सब बातें सरदार साहब को बता दी गई। उसने बोला कि ये सब उसे जंगल में रहने वाले एक भूत ने बताया है, क्योंकि अमित सच्चाई किसी को भी नहीं बताना चाहता था। सब लोगों ने उसकी और रमा की बात मानी और सबके से लोग वन देवी के मंदिर में पहुंच गए एक साथ, फल, सब्जियां और मिठाइयां लेकर। और इस बार वन देवी ने उनकी सात्विक बलि को स्वीकार कर लिया, इसलिए तामसिक बलि देने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। अब सभी लोग वन देवी से रास्ता पूछना चाह रहे थे, सोल्यूशन पूछना चाह रहे थे। तो सारी रात सभी गांव वाले और कबीले वाले माँ के मंदिर में ही रहे, इस इंतजार में कि इस संकट का कोई ना कोई सोल्यूशन तो अब माँ ही बताएगी। पूरी रात माँ की जोत जलाई गई। घुप अंधेरे में माँ के मंदिर में हवन कुंड में उनकी मूर्ति के सामने माँ की जोत जल रही थी और तभी रात के घुप अंधेरे में माँ की मूर्ति से एक फूल गिर के माता की जोत में जाके जल गया और एकदम से आग भभक सी गई। और इसका सीधा सा मतलब ये था कि गांव के लोगों को अपना फूल यानी अपने बच्चों को माँ के पास लाना होगा
और तभी मां का कोई चमत्कार होगा। सरदार ने सभी लोगों को अपने बच्चों को मंदिर में बुलाने के लिए कहा। गांव के सभी बच्चों को मां के सामने बिठाया गया और मां की मूर्ति के सामने उन सब बच्चों ने माथा टेका। इसके बाद सभी लोग मिलकर मां की स्तुति करने लगे और तभी कुछ अजीब हुआ। एक बच्चा उन बच्चों में से एकदम से उठता है और अचानक भागते हुए सीधा राक्षसी देवी के तालाब के पास पहुंच जाता है और वहां जाकर बेहोश हो जाता है। उस बच्चे के पीछे सभी लोग भागते हैं, लेकिन उस बच्चे के भागने की स्पीड बड़ों से भी बहुत तेज थी और उस बच्चे के वहां पहुंच के बेहोश होने के करीबन 1 मिनट के बाद पूरा गांव वहां पर पहुंचता है। और वहां पहुंचते ही जो कबीले का सरदार था उसे सारी बात समझ में आ जाती है कि सालों पहले पिछले सरदार ने उनसे कहा था कि यहां इस तालाब में एक जलिया है जिसे यहां राक्षसी देवी ने बांधा हुआ है। उन्होंने इनसे कहा था कि तुम लोगों में से कोई भी इस तालाब के आसपास अमावस और चंद्र ग्रहण को मत आना, बस बाकी टाइम ये यहीं पर बंधा रहेगा। और राजू और अमित उस रात चंद्र ग्रहण के टाइम ही वहां पर गए थे। अब अमित को भी सब कुछ समझ में आ चुका था और उसने बिना देरी किए सारा सच गांव वालों को बता दिया कि कैसे राजू ने जलिया को और राक्षस देवी को जगा दिया। बेटाइम राक्षस देवी को जगाने से जलिया उनकी कैद से आजाद हो गया। इसके बाद सरदार साहब ने गांव के तांत्रिकों और पुजारियों से जलिया को बुलाने का तरीका पूछा और सबने बताया कि तरीका तो सिर्फ गांव में रहने वाले औघड़ गोधूम को ही पता है, जो अब गांव में न रहकर पास की नदी के पास रहते हैं। नदी गांव से कुछ ही दूरी पर थी। सरदार साहब ने कहा, ठीक है, अभी सब लोग बच्चे को लेकर घर चलो, हमें रास्ता मिल गया है, देवी ने हमें रास्ता दिखा दिया है, हम कल सुबह ही गोधूम के पास चलेंगे। सुबह की पहली किरण के साथ ही सभी लोग औघड़ बाबा गोधूम की कुटिया के पास जा पहुंचे, क्योंकि पुराने सरदार ने आखिरी बार गोधूम बाबा से ही काम करवाया था। लेकिन सभी लोगों के मन में एक अंदेशा था कि इस बार बाबा गोधूम हमको मिलेंगे भी या नहीं, क्योंकि उस बात को कई साल गुजर चुके हैं। और जब ये लोग वहां पहुंचे तो हुआ भी कुछ ऐसा ही। औघड़ गोधूम वहां नहीं थे। वहां अगर अब कुछ था तो बस उनकी समाधि, एक चबूतरा। सब लोग निराश हो गए और तभी एक चमत्कार हुआ। कहीं से उस समाधि पर एक बड़ा सा सांप आया और सबके सामने फन फैलाकर खड़ा हो गया। सबने उस सांप को प्रणाम किया और उसके बाद वो सांप एक पोटली को गिराता हुआ वहां से चला गया। उसके जाने के बाद अमित ने उस पोटली को उठाकर उसकी छानबीन की तो उस पोटली के अंदर एक अजीब सा नक्शा था, जिसमें राक्षस देवी के मंदिर का रास्ता था। कहीं जंगल के बीच से सुरंग से होकर वो रास्ता जाता था और वहां पर एक पेटी थी जिसमें कि एक पोटली है जो उस जलिया का स्थान है। उस नक्शे में समझाया हुआ था कि जलिया के सिर पर अगर एक बार ये पोटली लगाई जाए तो उसके अंदर कैद हो सकती है। अच्छा, जब लोगों को पता लग गया कि राजू ही जलिया है तो इस राज को राज ही रखा गया। पिछली रात मंदिर में पूरा गांव आया था लेकिन राजू नहीं था। तालाब पर जब अमित ने बात बताई तो सारे गांव वालों को उसकी बात पर इसीलिए विश्वास हुआ था और अभी पूरा गांव शांत था, क्योंकि अगर राजू को भनक भी लग जाती तो इस गांव को तबाह होने से शायद कोई नहीं रोक सकता था। अब ये नक्शा मिलने के बाद सरदार अमित और बाकी गांव के जो समझदार लोग थे उन्होंने सोचा कि क्यों ना पहले राक्षस देवी के मंदिर जाया जाए और वहां छानबीन की जाए, जिससे पता चल सके कि क्या वाकई में ऐसा कोई रास्ता है भी या फिर ये रास्ता कहीं खो चुका है या फिर इस नक्शे में जो समझाया जा रहा है वो रास्ता पहले मिले तो सही। तो इस तरह से सरदार अमित और सरदार के कबीले के कुछ हट्टे कट्टे नौजवान ये सब निकल पड़े उस नक्शे के हिसाब से जंगल के उस रास्ते को ढूंढने जो जमीन के अंदर से राक्षसी देवी के मंदिर तक जाता था। नक्शे में एक सहजन का पेड़ यानी मोरिंगा, उसका पेड़ बना हुआ था जिसके नीचे चींटियों की बाम्बियां थी। उस नक्शे में समझाया हुआ था कि आगे का रास्ता चींटियां ही बताएंगी। ढूंढते ढूंढते नक्शे के हिसाब से ये लोग उस सहजन के पेड़ के वहां पहुंचे। वहां पर वाकई में चींटियों की बड़ी सारी बाम्बियां थी और जब ये लोग वहां पहुंचे तो सारी की सारी चींटियां एक कतार में सीधे चले जा रही थी और एकदम से कहीं जाकर गायब हो रही थी। अमित का दिमाग तेज था, वो समझ गया कि नक्शे में जो समझाया गया था कि चींटियां ही रास्ता बताएगी
ये वही रास्ता है, क्योंकि चींटियां तो सिर्फ इसी तरीके से रास्ता बता सकती है। तो वो उस पे चलना शुरू कर देते हैं और उस रास्ते को फॉलो करते हुए वो एक बड़ी सी चट्टान के सामने जाकर पहुंचते हैं। उस पूरे इलाके में सिर्फ एक ही चट्टान थी। बाकी अगर जैसे चट्टानें होती तो एक साथ पहाड़ सा टुकड़ों टुकड़ों बहुत सारी चट्टानें होती है, लेकिन एक सिंगल बड़ी सी चट्टान थी, जैसे किसी ने उसे वहां पे ला के रखा है और उस चट्टान के ऊपर एक पेड़ गिरा हुआ था। सबने मिलकर अंदाजे से ही जैसे ही वो पेड़ हटाया, वैसे ही वो जो चट्टान थी बड़ी सी, वो भी थोड़ी सी अपनी जगह से डगमग हुई और उन्हें उस चट्टान के नीचे एक बड़ा सा छेद दिखाई दिया, एक गहरा गड्ढा। सबने जोर लगाकर मिलकर उस चट्टान को हटाया और उन सबके सामने एक बड़ा सा गड्ढा था जिसमें आसानी से एक इंसान उतर सकता था। एक एक करके सब के सब उस गड्ढे में उतर गए और जब वो उस गड्ढे से बाहर निकले दूसरी तरफ, तो वो एक ऐसी जगह पर निकले जहां पर चारों तरफ जंगली झाड़ियां थी जिनमें कांटे लगे हुए थे। सभी लोगों ने मिलकर वो कांटे वाली झाड़ियों को पार किया और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जा रहे थे, आगे का रास्ता और छोटा होता जा रहा था। तो अमित ने कहा कि भी रास्ता बहुत छोटा गया, हम सब लोग एक साथ नहीं जा पाएंगे और पता नहीं आगे क्या है, इसलिए कुछ लोगों को यहाँ पर रुकना होगा। सरदार जी और बस 2 लोग मेरे साथ आगे की तरफ जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। सिर्फ 4 लोग, सरदार जी, अमित और 2 हट्टे कट्टे नौजवान, उनको साथ में लिया गया और ये उस रास्ते से धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हुए। जब वो आगे पहुंचे तो आगे गड्ढा बंद था। एक दीवार सी बनी हुई थी जो कि नेचुरल नहीं थी, ईंटों से बनी हुई थी और ईंटें चुनी नहीं गई थी, बस एक के ऊपर एक जमा कर रखी गई थी। एक एक करके अमित और सरदार जी ने उन ईंटों को हटाना शुरू किया और जब इतनी जगह बन गई कि एक आदमी उसको पार कर सके, तो वो लोग उस रास्ते से बाहर निकले। वहां से कुछ दूर और चलने के बाद उन्होंने देखा कि एक पानी की धारा सी बह रही है, छोटी सी नदी सी, और उस नदी की धारा के पानी का कुछ हिस्सा घूमकर पास ही के एक बड़े से छेद में जा रहा है। जैसे पाइप में जाता है ना, पानी बहता हुआ पानी पाइप में जाता है, नदी तो यूं बह रही है, घूम के पानी इधर जा रहा है। तो वो छेद से पानी जमीन के अंदर की तरफ जा रहा था, जिसे देखकर ये लोग अंदाजा लगा पा रहे थे कि शायद इसी छेद का पानी जंगल के उस तालाब को भरा हुआ रखता है। ये लोग उस धारा को पार करके उस छेद के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि छेद के आसपास झाड़ियां गई थी, लेकिन छेद के लेफ्ट साइड में इस तरफ जमीन थी जिसका रंग बाकी जमीन से बिल्कुल अलग था और शायद वही थी वो जगह जिसमें थी वो पोटली और जलिया की हड्डियां। अमित ने और उन गांव के जो 2 लोग और थे हट्टे कट्टे, उन्होंने वहां पे खोदना शुरू किया और खोदकर उन्होंने उस पोटली को बाहर निकाल दिया। शायद यक्षिणी की शक्ति से वो जो जलिया था गांव में राजू के रूप में, उसे कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। पोटली निकालकर गांव वालों के साथ अमित वापस गांव में आया। अभी तक राजू, जिसकी उम्र वही 13-14 साल थी, वो गांव के बच्चों के साथ ही खेल रहा था और ताज्जुब की बात यह थी कि जिन जिन बच्चों के साथ वो खेल रहा था उन सबकी माएं बीमार थी। अमित सीधा राजू के पास नहीं गया, वो गांव के एक बरगद के पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गया और जो बरगद की जटाएं लटकी होती है उसका झूला बनाकर वो झूलने लगा। वो पोटली अमित की जेब में ही थी और उसके बाद उसने गांव के एक बच्चे से बोला कि जा उन सबको इस पेड़ के नीचे ले आ। वो बच्चा गया, वो राजू और गांव के उन सभी बच्चों को वहां पर ले आया। गांव के सभी जो लोग थे आसपास, वो सब जगह देखकर किसी न किसी चीज की ओट के अंदर छुप गए और सारा नजारा देखने लगे। अब जब वो बच्चे आकर उस बरगद के पेड़ के नीचे खेलने लगे और अमित ने सही मौका देखकर अपनी जेब से वो पोटली निकाली, बरगद की जो जटा थी उससे एक झूला लिया और सीधा राजू के ऊपर गिरा और इससे पहले कि राजू संभल पाता उसने वो पोटली उसके सिर के ऊपर रख दी। जैसे ही अमित ने वो पोटली उसके सिर पर रखी, राजू वहां से गायब। उसकी जगह पर सिर्फ कुछ जली हुई राख पड़ी थी। ये सब कुछ लोगों की आंखों के सामने हुआ। ऐसा होते ही सब लोग बाहर निकल कर आए। आसपास के बच्चे तो बुरी तरह घबरा गए थे। उन्होंने बच्चों को हटाया, उसके बाद उस राख के ऊपर उन्होंने थोड़ी पानी और मिट्टी डाली और उसको उठाकर एक नई पोटली में बांध दिया और बांधने के बाद वापस से वहीं उस छेद के पास जाकर उसी पेटी के अंदर उसको बांध दिया जहां पर वो पोटली पहले थी। और इस तरह से अमित ने उस यक्षिणी के साथ मिलकर गांव को इस श्राप से मुक्त करवाया। लेकिन क्या आपको पता है ये कहानी कहां से आई है? ये कहानी आई है
नीलावती ग्रंथ से। और वो जो यक्षिणी थी वो कोई और नहीं, वो नीलावती ही थी। और इसी कहानी के जरिए नीलावती ने उस ग्रंथ में ये बताया था कि किस तरह से मंत्रों के द्वारा और रिचुअल्स के द्वारा एक यक्षिणी की साधना करके उसे अपनी प्रेमिका के रूप में सिद्ध किया जा सकता है। तो आई होप आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। हमें अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपने अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।